अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 2050 तक तकरीबन 200 मिलियन लोग डिस्प्लेस होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो हम खो बैठेंगे ड्यू टू करंट क्लाइमेट चेंज कंडीशन। तो ये क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं कि जी ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है। ये पूरा कंप्लीट फिनोमेना क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट क्या हैं, सल्यूशन क्या है, किस तरह से हम जो है वो इंसानियत को बचा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। UNFCCC डिफ़ाइन करती है क्लाइमेट चेंज को। ये जो UNFCCC है, ये यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज के लिए। ये क्लाइमेट चेंज को किस तरह एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे 2-3 अहम पॉइंट है जो आपने समझने हैं। अगर आप इनको समझ गए तो आप पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। Climate change means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time period. आसान ज़ुबान में बताऊं तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट बेसिकली एटमॉस्फेयर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अब वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? अगर आप शॉर्ट टर्म जो है प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो एटमॉस्फेयर की, तो वो आपका जो है वेदर होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो वो आपका क्लाइमेट होगा। यानी किसी भी जगह का, किसी भी रीजन का अगर वेदर जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्ज़र्व किया जाए तो हम उसको क्लाइमेट कह सकते हैं। और इस क्लाइमेट में जो चेंजेस हैं वो बेसिकली क्या हैं? एटमॉस्फेयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी चेंजेस। अब एटमॉस्फेयर के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, या क्लाइमेट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड, डायरेक्शन। ये तमाम चीज़ें, ठीक है, ये तमाम चीज़ें एलिमेंट होती हैं क्लाइमेट का। तो जब हम क्लाइमेट को स्टडी करते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि देखें टेम्परेचर जो है ना वो इटसेल्फ तमाम चीज़ों को असरअंदाज करता है। टेम्परेचर से प्रेसिपिटेशन भी चेंज होती है, ठीक है। टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है। अगर हवा में जो है वो अगर गर्म हवा है तो उसके अंदर पानी का तनासुब कुछ और होगा, ठंडी हवा में कुछ और होगा। इसी तरह टेम्परेचर जो है उससे फ़्लो जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो हम बेसिकली टेम्परेचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं क्योंकि आज जो प्री डोमिनेटिंग फैक्टर है हमारे पास वो टेम्परेचर है। तो हम कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम मोर प्रिसाइजली हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक एलिमेंट है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज में ये बाकी तमाम चीज़ें भी आती हैं, ये मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है? हमारी राइज इन अर्थ ग्लोबल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर नियर अर्थ सरफेस। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब ये टेम्परेचर बढ़ने की रीज़न क्या हो सकती है? देखिए ये सूरज है हमारे पास, यहाँ से आप स्टार्ट करो, ठीक है, ट्रेस करो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सूरज हमें हीट प्रोवाइड करता है, सूरज के अंदर जो है वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। उन रिएक्शंस की वजह से हीट जनरेट होती है। तो अगर वो रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा? रेट चेंज हो जाए तो हीट जो है वो डिफरेंट स्पीड से या वेरी करेगी। एक तो ये सोर्स हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। नीचे आओ तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी जो है वो इस रेट को चेंज कर सकती हैं, क्योंकि जब ये हीट यहाँ से ट्रैवल करेगी तो ये एटमॉस्फेयर से होती भी आएगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है वो भी जो है वो क्लाइमेट चेंज का रीज़न बन सकती है। फिर ज़मीन पर जब आती है हीट, तो ज़मीन के ऊपर डिफरेंट जो है वो उसके लिथोस्फेयर में डिफरेंट चीज़ें हैं। कहीं पे स्नो है, कहीं पे डेंस ऑब्जेक्ट हैं, तो उनकी जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो भी डिफरेंट है। तो ज़मीन में जो रिफ्लेक्टिविटी है वो भी वेरी करती है, इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर ये रेज़ यहाँ से वापस जाती हैं ऊपर यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होंगी तो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से भी जो है वो आपकी ये क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम आप इस तरह से यहाँ से ट्रेस बैक करो तो आपको अंदाज़ा होगा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। चेंज इन सन्स एनर्जी की बात करते हैं सबसे पहले। देखें क्योंकि हम इसको साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हमें केमिकल रिएक्शन वहाँ पे लिखने होंगे।
ठीक है, मैंने ख़ुद 75 प्लस स्कोर किया है जनरल साइंस में, और जो ट्रिक थी वो यही थी कि आपने जो है वो रिएक्शंस को लिखना है, डिटेल में लिखना है। देखें, पेपर चेक करने वाला ना जो आपका एग्ज़ामिनर है वो पीएचडी होता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसको आप आएँ बाएँ शाएँ करके जवाब देंगे, वो सीधा आपको 0 मार्क्स देगा। तो आपने बहुत क्लियरली बताना होता है। अब सन के अंदर जो एनर्जी है या जो हीट वो दे रहा है, वो कैसे दे रहा है कि उसके अंदर हो रहा है फ्यूजन रिएक्शन। प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है। अब वो जो एनर्जी है सन की, ठीक है, सोलर रेडिएशन की, वो वेरी कर रही है, और इत्तेफाक से अभी जो सोलर एनर्जी की वेरिएशन है, जो आउटपुट है सोलर रेडिएशन का, वो कंपैरेटिवली कम है। यानी ये जो है ये वजह नहीं है आज ग्लोबल वार्मिंग की, चेंज इज सन एनर्जी। सेकंड, फिर अब मैंने कहा था वो नीचे आ रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है, आपकी सोलर एनर्जी, फिर वो ओजोन से होती हुई गुजरती है। अब ओजोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिप्लेट कर देते हैं, सॉरी वो जो है वो फ़िल्टर आउट कर देते हैं यूवी रेज़ को, जो कि कैंसर की खदशात पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल्केनिज़म क्या है बेसिकली, कि जब ये यहाँ पे देखें, जब लावा उबलता है तो वो अपने साथ ऐश, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तमाम चीज़ें लेके एरोसोल्स लेके निकलता है। ये एरोसोल्स हवा में मॉइस्चर के साथ मिलके, SO2 है, SO2 वाटर के साथ मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, बनेगा, और ये H2SO4 जो है ये कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। कैसे? ये अल्बेडो इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं। अल्बेडो इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी सलाहियत, सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत अल्बेडो कहलाती है, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम हीट नीचे आएगी और कूलिंग इफ़ेक्ट होगा। तो वॉल्केनिज़म की वजह से भी एटमॉस्फेयर में क्या चेंज आता है, कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट कर रही है, वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह बन सकती हैं। इसमें से एक मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी, वॉल्केनिज़म। इसके बाद मैंने बोला था रिफ्लेक्सिविटी ऑफ अर्थ सरफेस। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, ज़मीन के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे सन लाइट आके पड़ेगी वो कोई आइस भी हो सकती है, स्नो भी हो सकती है, ठीक है, और स्नो के अलावा वो कोई फॉरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो ओशन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्टिविटी होती है ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्नो जो है वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब कम करती है। ओशन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। इसी तरह डार्क ऑब्जेक्ट जो होते हैं, आपने सुना होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आपने सुनी होंगी, ब्लैक बॉडी जो होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो इसी तरह हम जब गर्मियों में हम कोशिश करते हैं कि हम लाइट कलर्स पहने, क्यों? क्योंकि लाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। इसी तरह सर्दियों में हम डार्क कलर, ज़्यादातर जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ड्रेसिंग का, वेल, तो रिफ्लेक्सिविटी ऑफ अर्थ सरफेस भी वेरी करती है। ऊपर से जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, जिसकी वजह से हम जो है वो ज़मीन की सतह के ऊपर चेंजेस ला रहे हैं, उसकी वजह से रिफ्लेक्सिविटी ऑफ अर्थ सरफेस भी वेरी कर रही है। तो ज़मीन के अंदर जहाँ आके ये हीट लगेगी या सोलर एनर्जी लगेगी, वहाँ रिफ्लेक्शन होगी या एब्जॉर्प्शन होगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट हो गई कुछ एनर्जी, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई? अच्छा, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। फोरेस्टेशन भी आपको समझ में आ गया। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भी आपकी जो है वो वेरिएशन आती है क्लाइमेट में। कैसे? कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से एक तो वॉल्केनोज बनते हैं, दूसरा आप देखते हैं कि ड्राफ्ट मिलता है एयर को, ठीक है, एयर को ड्राफ्ट मिलता है। जैसे आपकी जो मॉनसून है वो भी बेसिकली ड्राफ्ट की वजह से ही जो है वो वेव आपको मिलती है। अगर आप मानसून की बात करो तो वो भी जो है वो सीजनल शिफ्ट इन द विंड होता है। द विंड शिफ्ट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द लैंड एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आर डिफरेंट एज सीजन्स चेंज, ठीक है। तो ये भी विंड चेंज। अब ये विंड चेंज जो है, ये जो ड्राफ्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको अगर आप इस तरह भी देखो तो जैसे जो गर्म हवा होगी, ठीक है, वो उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ देखें लिखा है वार्मर मॉइस्ट एयर और राइजिंग एयर कूल डाउन एंड कंडेंस होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, अगेन एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे। इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जब ये रेज़ जो हैं वो, यहाँ देखें, सोलर एनर्जी आई, एटमॉस्फेयर से पास हुई, ज़मीन से टकराई, कुछ रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे एटमॉस्फेयर में अगर ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, इसको ट्रैप कर लेती हैं, इस हीट को।
इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं और ऊपर नहीं जाने देती स्पेस में वापस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, सम इज एब्जॉर्ब्ड एंड सम री इंटर्ड in all direction by greenhouse gas molecules. The effect of this to warm the earth's surface and the lower atmosphere. तो सिंपल, सोलर एनर्जी आई, एटमॉस्फेयर से पास हुई, ज़मीन से टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्ट की, यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस थी, जब वो बढ़ जाएंगी तो वो क्या करेंगी, ज़्यादा हीट को वापस भेजेंगी, हीट ट्रैप कर लेंगी, और उस हीट ट्रैप की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाएगा। अब इन ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ओजोन, CFC12, HCFC, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, ये तमाम जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसकी जो सोर्सेज हैं वो आपको पता है, यूजुअली फॉसिल फ्यूल से, कोल जब बर्न होता है तो आपके पास CO2 आती है, कंबस्शन से होती है, ठीक है। और उसके अलावा सीमेंट प्रोडक्शन में जो है इसकी वो होती है। फॉसिल फ्यूल से मीथेन भी निकलता है, जो आपके क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर मीथेन मौजूद होता है, ठीक है। वेस्ट डंप्स पे निकलता है, ठीक है। जो आपका कचरा जाता है स्पिल्स में, वहाँ पे भी ये जो है बायोगैस बनती है, मीथेन बनती है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइज़र में आपको पता है KPS, पोटाशियम और नाइट्रोजन और सल्फ़र जो है वो यूज़ होता है, तो वहाँ से आपकी नाइट्रस ऑक्साइड बन रही होती है, ठीक है। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, एंथ्रोपोजेनिक यानी इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से होने वाली ये सोर्सेज, और ये उनका एटमॉस्फेयर लाइफ टाइम है, यानी इतने साल तक। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन करती है इन्वायरमेंट में, मीथेन कम टाइम तक, और नाइट्रस ऑक्साइड आप देखें 114। फिर इनका GWP भी देखें ना आप, कि पोटेंशियल कितना है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी आप यहाँ देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड का 298 है, इसी तरह CFC12 का 10900 है। तो ये फिर आप देखो SF6 जो है उसका 22,800 है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं एविडेंस। अब इस चीज़ के एविडेंस क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सबसे पहले आर्कटिक सी आइस लॉस हो रही है, हमारी जो आइस लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, थिकनेस में भी और एक्सटेंट में भी। इसी तरह आप अपने ग्लेशियर्स देखें पाकिस्तान में, वो भी मेल्ट होते जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 2050 तक जो है हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन बेसिकली ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। और प्लांट की ग्रोथ जो है वो डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट तरह से होती है। जैसे अगर कहीं पे प्रेसिपिटेशन हो तो वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि वाटर स्ट्रेस नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी जो है वो ट्री रिंग की ग्रोथ देखकर जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्लाइमेट किस तरह का है, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी तो रिंग जो होगी वो वाइड होगी, अगर नैरो होगी तो फिर आपका इसका मतलब है कि लो रेनफॉल है या फिर प्रेसिपिटेशन कम है एटमॉस्फेयर में। एनिमल डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहती हैं, डिफरेंट क्लाइमेट में रहती हैं, तो जो है वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्लाइमेट किस तरह का है। सी लेवल चेंजेस भी आपको पता है कि जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, और अगर आप देखो तो बहुत सारे सी लेवल्स इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि उसकी वजह से प्रोविंसेस तक अब चेंज होने लगे हैं, और जो है वो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं ऑलरेडी। इसके अलावा अगर आप इनके इफ़ेक्ट की बात करो तो मीन ग्लोबल सी लेवल जो है 1 से 2 मिलीमीटर बढ़ चुका है पर ईयर ओवर द लास्ट सेंचुरी। एक साल में 1 से 2 मिलीमीटर बढ़ता है। इसके अलावा मीन ग्लोबल टेम्परेचर बाय 1.5 फ़ारेनहाइट इन द पास्ट सेंचुरी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड शिफ्ट इन वेजिटेशन, वर्ल्ड वाइड रीट्रीट ऑफ ग्लेशियर जिसकी मैं बात कर चुका हूँ अभी, डिक्रीज इन स्नो कवर एंड थोइंग ऑफ पैराफॉरेस्ट, और शिफ्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेंजेस, जैसे मैंने बताया स्पीशीज़ जो हैं वो चेंज हो रही है। इसके बाद मैंने बताया था, अच्छा कंट्रोल स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस यूज़ करना है, ठीक है। घर में जो आपके अप्लायंस होते हैं, रेफ्रिजरेटर जो के अंदर जो है जो गैसेस यूज़ की जाती हैं वो यूजुअली क्लाइमेट चेंज को, ये जो गैसेस हैं ये जाके ओजोन लेयर को भी डिप्लेट करती हैं और कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पे भी यूज़ होती हैं। आपने अडॉप्ट करनी है 3R स्ट्रैटेजी। 3R क्या होती है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। यानी वेस्ट को आपने रिड्यूस करना है, फिर उसको रीयूज़ करना है और फिर उसको रिसाइकल करना है, जिसको आप कर सकते हो। तो ये 3R स्ट्रैटेजी होती है। दुनिया भर में सॉर्टिंग की जाती है। आप देखते हो कि कचरा जो है
उसको अलग अलग डंप किया जाता है और फिर उसमें से जो काम की चीज़ जो रिसाइकलेबल होती है उसको रिसाइकल करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एनर्जी थ्रू टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट। अब कोल जो है उस दुनिया में जो है वो कोल पावर प्लांट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बैन लगाया जा रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आता है और वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो होता क्या है, नॉक्स और सॉक्स टेक्नोलॉजीज़ भी लगती हैं जो डी नॉक्स और डी सॉक्स करती हैं, ठीक है। बैग हाउस वगैरह होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो आपकी रिन्यूएबल जो आपकी फ्लू गैसेस हैं उनको ट्रीट किया जाता है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है। मेकिंग वाइज यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ठीक है, कम से कम अपनी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। चाइना के अंदर जो है वो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं इसके हवाले से, और दुनिया भर में प्रमोट किया जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड रिजल्टेंटली लेस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इतना ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल होंगे, और हम आज जो है रिसोर्स जो ज़मीन के रिसोर्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो रीन्यू करने की जो ज़मीन की सलाहियत है वो कम है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिसोर्स ड्विंडल होते जा रहे हैं। अवेयरनेस हमें पैदा करनी है, ठीक है, कि इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ जैसे पेरिस एग्रीमेंट है कि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से पीछे रहना है, और उसमें जो है वो आपकी NDCs होती हैं, नेशनल डिटरमाइन कार्बन, तो वो उतना आप फिर यूज़ करते हो। तमाम चीज़ें जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी, आगे मैं इनका डिस्कस करूँगा। रिप्लेस योर करंट होम अप्लायंस बाय फूड एंड अदर प्रोडक्ट विद रीयूजेबल एंड रिसाइकल पैकेजिंग इंस्टेड ऑफ दोज इन नॉन रिसाइकलेबल पैकेजिंग। इसके अलावा जो है वो और भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बल्ब जो हैं वो अप्लायंस में ही आ जाता है आपका। के बाद इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान और इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ जो हैं उनको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। ट्रीटीज़ के अंदर हम बात करेंगे कि जो है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, उसमें किस किस तरह से जो है वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी गई। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट क्या है, उसमें किस तरह से वो काम करता है, क्या क्या रिलैक्सेशन दी गई हैं, किन किन कोलैबोरेशन की बात की गई है। इन तमाम चीज़ों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आखिर में आज का पैगाम, मुआशरा हम लोगों से मिल के बनता है, लिहाजा जब भी कोई अमल करने जाएं तो उसके मुआशरे पर असरात को ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पहला कदम आपके पीछे बहुत सारे लोगों को जो है वो लेके चल पड़े। तो बेहतर है कि आपके जो इक़दाम हैं वो उस लिहाज से बेहतर हों, सोसाइटी को पॉजिटिव वैल्यूज़ दें, सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो CSS forum 121@gmail.com पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।